हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को। और आज बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेबल टू क्रिएट, edit and save the professional documents like letters and reports etc। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कोई लेटर है, रिपोर्ट है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है, उसको क्रिएट करना, एडिट करना और सेव करना, ये सब फीचर्स हमें किस में मिलते हैं? वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में या फिर एक्सेस में। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के कोई भी काम हो तो वो हम किस में करते हैं? MS वर्ड में ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the address of the second cell in the MS Excel worksheet considering the cell numbering in a row wise order। तो अगर हम सेल को नंबर दे रो वाइज में तो सेकंड सेल का एड्रेस क्या होगा MS Excel के अंदर? तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारी एक्सेल की वर्कशीट है। आपको बताया था कि कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स के साथ, तो इस तरीके से A B C एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलेंगे। और जो हमारी रोज़ हैं वो होती हैं रिप्रेजेंट बाय नंबर्स। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सेकंड सेल पूछा है। अगर हम सेल को नंबर करते हैं रो वाइज तो कलर चेंज करते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सेल, A1 है इसका नाम। और ये हो गया हमारा सेकंड वाला सेल, इसका नाम क्या है? B1। ठीक है, B वाला कॉलम है और फर्स्ट इसकी रो है। तो दिस इज सेकंड सेल, क्योंकि हमने नंबरिंग कैसे करी है? रो वाइज करी है। तो यहाँ पे B1 इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। B1 क्या है? सेकंड सेल का एड्रेस है। ठीक है, B1 में आपका सेकंड सेल का एड्रेस दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the shortcut key to open the font dialog box in MS Word। MS Word के अंदर अगर font को चेंज करना है या फिर एडिट करना है तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt+F, Ctrl+D, Alt+Ctrl+D या फिर Ctrl+F। तो Ctrl+F जो है ना वो फॉन्ट की नहीं होती बल्कि फाइंड की होती है। अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई वर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हम Ctrl+F का यूज़ करते हैं। बट Ctrl+D का यूज़ करके हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्ड ओपन करते हैं। देखो Ctrl+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, वेदर यू वांट टू चेंज फॉन्ट स्टाइल और यू वांट टू चेंज फॉन्ट टाइप और साइज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स इज यूज्ड टू एंटर द फॉर्मूला इन द MS Excel सेल। MS Excel सेल के अंदर फॉर्मूला को इंसर्ट करने के लिए, एंटर करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं? डॉलर का, प्लस का, हैश या फिर इक्वल टू। तो कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, काउंट करना हो, हम इक्वल टू सिंबल के साथ ही स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you create the first presentation file in MS PowerPoint what will be the default file name। तो ये क्वेश्चन तो हम कवर कर चुके हैं कि जब भी हम MS PowerPoint में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट नाम उसे क्या मिलता है? PowerPoint 1 मिलता है? नहीं। स्लाइड 1 नहीं। प्रेजेंटेशन 1 बिल्कुल ठीक है और प्रेजेंटेशन भी गलत है। तो प्रेजेंटेशन 1 मिलता है पहली फाइल को डिफ़ॉल्ट नाम। सिमिलरली सेकंड फाइल को मिलेगा प्रेजेंटेशन 2 एंड सो ऑन, ऐसे मिलते रहेंगे। और इन नाम को हम एडिट करके अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड इफ़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एग्जिस्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो बटन है ये पहले के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन्स में अवेलेबल रहता था, जैसे कि 2007 वर्जन की बात करें। अब क्या है? अब ये नहीं होता है। तो अब जैसे कि चल रहा है लेटेस्ट वर्जन 2019, तो उसमें ऑफिस बटन नहीं है, बट पहले ये एग्जिस्ट करता था। तो अगर यहाँ बोला हुआ है MS वर्ड में ऑफिस बटन होगा तो उसकी लोकेशन कहाँ होगी? वो कहाँ पर, किस कोने में रहेगा? तो यहाँ पे लोकेशन पूछिए, ऑफिस बटन की लोकेशन कहाँ पे होगी, किस कॉर्नर में वो एग्जिस्ट करेगा? टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट या फिर टॉप राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ये। तो हमने कल डिस्कस किया था, देखो इस तरीके से होता है ऑफिस बटन। तो ये 2007 में आपके वर्ड में भी है, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी होगा। इस तरीके से दिखाई देगा आपको ऑफिस बटन। तो ये कहाँ पर है, ये आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे टॉप में लेफ्ट साइड है, ये आपकी स्क्रीन का ये क्या है, टॉप में लेफ्ट साइड कॉर्नर है, यहीं पर एग्जिस्ट करता है ऑफिस बटन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फुटर्स जो होते हैं दैट हेल्प्स यूजर टू रिपीट द कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, बिल्कुल ठीक बात है। फुटर्स को हम रिपीट कर सकते हैं हर एक पेज के बॉटम में, ठीक है। तो कोई कंटेंट अगर आपको रिपीट करना है तो उसे आप फुटर्स में रख सकते हैं, तो हर पेज के बॉटम में वो कंटेंट दिखाई देगा। हेडर्स का इस्तेमाल हम करते हैं, कोई कंटेंट को रिपीट करना चाहते हैं अगर हम टॉप ऑफ द एवरी पेज पे, तो ये कर सकते हैं हेडर्स का इस्तेमाल करके, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, पेज नंबर्स कैन आइदर अपीयर एट द टॉप और द बॉटम ऑफ द एवरी पेज, बिल्कुल ठीक बात है। पेज नंबर हर एक पेज के ऊपर और नीचे भी आ सकता है, ठीक है, मतलब या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे भी आ सकता है। लास्ट स्टेटमेंट है अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड अरेबिक न्यूमरल्स एज पेज नंबर्स। एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर दोनों टाइप के जो न्यूमरल्स है वो पेज नंबर के तौर पर नहीं रह सकते हैं। तो रोमन और अरेबिक न्यूमरल्स एक साथ पेज नंबर्स के रूप में रह सकते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ, इट मीन्स ये आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है यहाँ पे। अब देखो बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एड्स द कंटेंट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू योर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो क्लिपबोर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट ऐड किस ऑपरेशन से होता है। कॉपी से होता है, पेस्ट से होता है, कट से होता है या फिर हाइफनेशन से होता है। देखो कट से क्या होता है, जो भी कंटेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट से हट कर कहाँ जाता है, क्लिपबोर्ड पे चला जाता है, ठीक है। कॉपी से भी यही होता है। तो कॉपी से क्या होता है, कंटेंट आपके डॉक्यूमेंट में भी रहता है और क्लिपबोर्ड में भी रहता है। लेकिन यहाँ बोला है कि क्लिपबोर्ड से कंटेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में कब आता है, कब आता है, जब हम पेस्ट करते हैं। तो कोई कंटेंट अगर मैंने कट या कॉपी कर रखा है वो क्लिपबोर्ड से वर्ड में जब आएगा, जब हम उसे पेस्ट करेंगे। तो Ctrl+V से हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्लिपबोर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट को ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शब्द वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो इसमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो वर्ड पैड है, बिल्कुल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो है ही। ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं है, ओपन ऑफिस राइटर है। ओपन ऑफिस इम्प्रेस जो होता है वो आपका होता है प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे MS पावर पॉइंट है, ऐसे ही ओपन ऑफिस में कौन सा है, इम्प्रेस है। सिमिलरली एक होता है ओपन ऑफिस के लिए कैल्क, ठीक है। कैल्क क्या होता है, ये आपका होता है एक्सेल, मतलब स्प्रेडशीट के लिए यूज होने वाला एक प्रोग्राम है। तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और ऐसे ही ओपन ऑफिस के साथ लिब्रे ऑफिस भी होता है, जिसके अंदर लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस रहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की बात कर रहा है। मैं निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए प्रेजेंटेशन में दिखाता है। तो अगर आपको सभी स्लाइड्स को रीऑर्डर करना है या फिर रीऑर्गेनाइज करना है तो किस ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे, रीडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या फिर नॉर्मल व्यू। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 4 टाइप के व्यूज़ होते हैं। रीडिंग व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो व्यू होता है, ठीक है।
तो जो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू है ना, उसी व्यू का इस्तेमाल करके हम स्लाइड्स को रीऑर्डर कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हिंदी में और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में, इसलिए क्योंकि ये एक स्टूडेंट की ही क्वेश्चन पेपर का एक शीट है, तो उसने जो क्वेश्चंस हिंदी में व्यू करे हैं वो हिंदी में है और जो इंग्लिश में व्यू करे हैं वो इंग्लिश में है। तो ये सभी आपके प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चंस हैं UPPCL के, ठीक है, चाहे वो ARO का हो या फिर वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का। मैंने सभी क्वेश्चंस को मिक्स करके यहाँ पर इस क्लास में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान ले कि सेल A1, A2, B1 एंड B2 की सामग्री क्रमश 0, 0, A और 0 है। निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे एक फंक्शन आप देख पा रहे हो, काउंट फंक्शन को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इक्वल्स टू के साथ हमने फंक्शन को स्टार्ट किया हुआ है और A1 से B2 की रेंज दी हुई है। तो आप जानते हैं काउंट क्या करता है, इट विल काउंट नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर देगा, लेकिन जिसमें सिर्फ ओनली नंबर्स होंगे उन सेल्स को काउंट करेगा, बाकी सेल्स को ये काउंट नहीं करेगा, ओनली नंबर्स वाले सेल्स को काउंट करेगा। अब यहाँ पर आप अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं आपको, सिंपली आप एक छोटा स्ट्रक्चर बना लेंगे, उससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती हूँ। देखो, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B कॉलम हो गया, इस तरीके से आगे और भी कॉलम होते हैं, C कॉलम है, D कॉलम है, ऐसे। इसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट रो हो गई, ये हो गई सेकेंड रो। तो देखो, हमें A1 से B2 की रेंज देखनी है, तो यहाँ पे देखो A1 में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 डाल दिया, ये A1 है। A2 में क्या है, 0 है। B1 में क्या है, A है, और B2 में क्या है, 0 है। तो हमने मान लो इस वाले सेल में लगाया ये वाला फॉर्मूला। क्या लगाया फॉर्मूला हमने, इक्वल्स टू काउंट, रेंज दी है A1 से लेके यहाँ तक कि हमने पूरी रेंज सिलेक्ट करके दे दी है। तो काउंट ने क्या किया, उन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट किया जिसमें नंबर्स हैं। तो देखो, काउंट में ये वाला सेल काउंट हो जाएगा, इसमें नंबर है 0, काउंट में ये काउंट हो जाएगा और ये काउंट हो जाएगा, लेकिन A वाला जो है ये काउंट नहीं होगा बिकॉज ये कोई नंबर नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे 3 आंसर आएगा बिकॉज 3 सेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो काउंट ने सिर्फ उन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट किया जिसमें नंबर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D बिल्कुल ठीक है। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 4 भी दिया हुआ है कि आप लोग A को भी काउंट करके 4 लिख दीजिए, लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं बिकॉज आप जानते हैं कि काउंट क्या करता है, सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर नंबर लिखे रहते हैं। अगर कोई और सिंबल है या फिर कोई कैरेक्टर है उसे वो काउंट नहीं कर पाएगा, और बाकी ऑप्शंस भी गलत है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक में कितनी वर्कशीट या वर्कशीट्स होती हैं? देखो, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो चुके हो क्योंकि आपने 2007 देखा, उसके अंदर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स अवेलेबल रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन 2007, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 16 की बात करी है, तो 16 हो या फिर 19 हो, दोनों में कितनी होती है, 1 ही शीट होती है। तो देखो, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन कहीं भी ना हो। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक ही शीट है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं प्लस पे क्लिक करूँगी तो और शीट्स में ऐड कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है, और शीट्स में ऐड कर सकती हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही शीट यहाँ पे रहती है। ये वाला आपका 2019 है, लेकिन 16 में भी एक ही होता है, ठीक है। तो आपको याद करनी पड़ेगी ये सब बातें। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो, मान लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल A1 से A5 तक की सामग्री क्रमश क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वैल्यूज़ गिवन है A1 से लेके A5 तक की, और बाकी सेल क्या है आपके, खाली हैं। A1 से A5 का चयन किया आपने और
ऑटो सम बटन पर क्लिक करने पर किस सेल में 15 आंसर आएगा। तो आपने A1 से लेके A5 को सिलेक्ट किया और फिर ऑटो सम बटन पे क्लिक किया तो आंसर आया 15, बिकॉज 15 क्या होता है, इन सबका सम होता है, इसलिए आंसर 15 आ गया। अब ये सम किस सेल में आएगा, B1 में आएगा, A6 में आएगा, A1 या A5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाती हूँ, ताकि आपको एक बार प्रैक्टिकल देखने से और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आते हैं एक्सेल पे और फिर देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा एक्सेल, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें एंट्रीज करनी है, तो A1 में है 1 और A2 में है आपका 2। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमने एक्सेल में फिल हैंडल को समझा था। फिल हैंडल क्या होता है कि जिसका इस्तेमाल करके आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, एंट्रीज कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोने में ये ग्रीन कलर का आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसको आप ऐसे ही ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक भी आप चाहते हो वहाँ तक ये आपकी वैल्यूज़ को फिल कर देगा। अगर मैं इसे और नीचे तक ड्रैग करूँगी तो ये और नीचे तक चला जाएगा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब देखो, अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिखती हूँ और 1 लिखने के बाद इसे ड्रैग करते तो सब में 1 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना, कम से कम आपको 2 एंट्रीज तो करनी ही पड़ेगी, तभी क्या होगा कि आपकी आगे की वैल्यूज़ आएंगी। जैसे यहाँ मैंने 2 लिखा और इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ड्रैग करना है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन में क्या था कि, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में ये था कि आपने A1 से लेके A5 में एंट्रीज कर ली। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक किया ऑटो सम पे। तो ऑटो सम कहाँ पर है, ऑटो सम ये रहा, देखो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हो A6, ये रहा हमारा A6 के अंदर आपका आंसर 15 शो हो रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि देखो जहाँ से भी आपकी रेंज चल रही है, जहाँ पे रेंज खत्म हो रही है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले सेल में आपको ऑटो सम का आंसर मिलेगा। यही आपका क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे हम एंट्रीज करते हैं 7, 8। ठीक है, इसे करती हूँ सेलेक्ट और यहाँ तक कर लेते हैं, कर लिया। अब अगर मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करूँगी तो मेरा आंसर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा E10 है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, E1 से लेके E9 को क्या है सिलेक्ट रेंज में, तो आंसर मेरा E10 में आएगा। देखो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ऑटो सम पे तो E10 में आंसर आ गया 99। ठीक है, E1 से E9 की रेंज पे हमने सम लगाया था। तो ऑटो सम से क्या होता है, आपको फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आपका सम निकल के आ जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो ऑटो सम के अंदर, ये देखो, ऑटोमेटिकली एड अ क्विक कैलकुलेशन टू योर वर्कशीट सच एज अ सम और एवरेज। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखो वापस आते हैं क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या बन गया, A6। तो A5 पे ख़त्म हुआ था हमारा, ठीक है, तो मतलब A6 में आंसर आएगा। अगर होता B7 से B16 तो आंसर कहाँ पे आता ऑटो सम का, आपको ये आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, F19 में आएगा, G17 में आएगा, E18 में आएगा या फिर B17 में आएगा आंसर। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 41 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फंक्शन। तो ये एक्सेल का फंक्शन है, इक्वल्स टू फ्लोर 14,4। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी, 13 आएगी, 14 या फिर 12 आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं फ्लोर फंक्शन को डिटेल के अंदर। देखो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे फ्लोर फंक्शन को और सीलिंग फंक्शन को। तो MS एक्सेल के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपसे एग्जामिनेशन में कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं फ्लोर फंक्शन को। देखो यहाँ पे समझते हैं फ्लोर फंक्शन क्या होता है। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर को राउंड कर सकते हैं डाउन साइड में, मतलब टुवर्ड्स 0 की तरफ, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है ये समझते हैं। देखो सिंटेक्स क्या होता है फ्लोर फंक्शन का, फ्लोर लिखा ब्रैकेट में नंबर कॉमा सिग्निफिकेंस। तो ये वो नंबर है जिसे हमें राउंड करना है, और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, ये वो नंबर है
जिसके मल्टीपल पे हमें इस नंबर को राउंड करना है डाउन साइड, मतलब नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे द फ्लोर फंक्शन सिंटेक्स हैज़ द फॉलोइंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर पहली आर्ग्यूमेंट है और सिग्निफिकेंस दूसरी आर्ग्यूमेंट है। दोनों ही आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड है, ठीक है। नंबर मतलब वो न्यूमेरिक वैल्यू जिसे हम राउंड करना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब वो मल्टीपल जिस पर हमें राउंड करना है, मतलब उस मल्टीपल पे हमें राउंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझते हैं, रिमार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे, इफ ईदर आर्ग्यूमेंट इज नॉन न्यूमेरिक फ्लोर रिटर्न्स द हैश वैल्यू एरर वैल्यू, ठीक है। अगर दोनों जो आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, मतलब कोई और वैल्यू है, नंबर के अलावा कुछ और है, तो वहाँ पे जो फ्लोर का आंसर आएगा वो वैल्यू एरर आ जाएगा। इसके अलावा अगर नंबर है वो पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस नेगेटिव है, तो जो फ्लोर है वो नम एरर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। नंबर की एरर वैल्यू हो गई है। अगर साइन ऑफ नंबर पॉजिटिव है तो वैल्यू इज राउंडेड डाउन एंड एडजस्टेड टुवर्ड 0, ठीक है। अगर जो नंबर है वो पॉजिटिव है तो जो नंबर है वो राउंड होगा डाउन साइड में 0 की तरफ। अगर जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है, नंबर अगर नेगेटिव होगा तो राउंड करते वक्त क्या होगा, हम 0 से दूर जाएंगे। इफ़ नंबर इज़ एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस तो राउंडिंग होगी ही नहीं। अब देखो इन सभी रिमार्क्स को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल समझने के बाद आप डेफिनेटली इन रिमार्क्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपके साथ पहले बेसिक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल है इक्वल्स टू फ्लोर और ब्रैकेट में ले लेते हैं 19, कॉमा ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 3 ले लिया, ठीक है। तो हमें 19 नंबर को, ये हमारा नंबर है जिसे हमें राउंड करना है और ये हमारा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो 3 का ऐसा सिग्निफिकेंस, 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो 19 के पास है लेकिन नीचे की ओर से। देखो अब 3 का मल्टीपल ढूंढना जो 19 के पास है, तो 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। देखो 3 का टेबल लिखते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ठीक है। अब देखो 3 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 19 के पास है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 18 और 21, ठीक है। तो 18 के और 21 के बीच में यहाँ पे 19 आएगा, मतलब 3 का जो मल्टीपल है वो या तो होगा 18 या तो होगा 21 जो 19 के करीब है, लेकिन ये फ्लोर है, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, 0 की तरफ हमें आगे आना है। तो यहाँ पे समझो कि 19 से छोटा, इसका मतलब क्या है, फ्लोर, तो छोटा आपको ढूंढना है। तो 19 से छोटा ऐसा कौन सा 3 का मल्टीपल है, वो कौन सा है, आपका 18 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 18, ना कि 21, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखो इसका आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। 3 का वो मल्टीपल जो 19 के पास है और 19 से छोटा है वो कौन है, 18 है। अब देखो हम ये वाले एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे था इक्वल टू फ्लोर 3.7, 2, तो 3.7 नंबर को राउंड करना है और 2 एक ऐसा नंबर है, तो 2 के पास ऐसा कौन सा, 2 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 3.7 के पास है और 3.7 से कम है। तो 2 के मल्टीपल क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो आप देख पा रहे हो कि 2 और 4 के बीच में यहाँ पे 3 लाई करेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 3.7, सॉरी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि 3.7 के पास 2 का कौन सा मल्टीपल है, तो 4 भी है और 2 भी है, लेकिन हमें नीचे की तरफ आना है, जो कि ये फ्लोर है, तो हम 4 पे ना जाके किस पे आएंगे, 2 पे आएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमने राउंड कर दिया 3.7 को डाउन साइड, मतलब नीचे की तरफ, टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2, 2 के नियरेस्ट मल्टीपल पे, तो वो 2 ही है, ठीक है, इस केस के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है आपका और नेगेटिव ही सिग्निफिकेंस है, तो हमें यहाँ पे राउंड करना है -2.5 को डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ -2। तो देखो अगर आप जानते हैं नेगेटिव नंबर लाइन को तो इस तरीके से होती है। देखो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 1, यहाँ तो पॉजिटिव हो गए सारे, और यहाँ नेगेटिव होता है -1, -2, -3,
-4, -5 एंड सो ऑन। तो -2.5 कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, माइनस का 2.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो -2 का आपको नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है, तो -2 का मल्टीपल क्या होगा, -2 होगा, फिर -4 होगा, फिर -6 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे मल्टीपल्स होंगे। तो -2.5 है ना, वो कौन से मल्टीपल के ज़्यादा पास है, -2 के या फिर -4 के, तो ऑब्वियसली वो -2 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो -2 बनेगा, ठीक है। -4 से तो बहुत दूर है ये। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोर 2.5 और -2 रिटर्न्स एरर वैल्यू। यहाँ पर एरर वैल्यू आएगा बिकॉज 2.5 और -2 के अलग अलग साइन हो गए ना, दो नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे #num ये एरर आ जाएगा, एरर वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 1.58 और 0.1, तो 0.1 के नियरेस्ट मल्टीपल पे आपको 1.58 को राउंड करना है। तो 0.1 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा, जो 1.58 के पास होगा, तो क्या होगा वो 1.5 होगा, ठीक है। 1.5 ही है 0.1 का ऐसा मल्टीपल जो 1.58 के पास है और इससे छोटा है, तो 1.5 इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करें सीलिंग की, तो सीलिंग जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, ऊपर की तरफ हम राउंड करते हैं। यहाँ पे भी सेम है, नंबर है और सिग्निफिकेंस है, नंबर रिक्वायर्ड है, सिग्निफिकेंस रिक्वायर्ड है। नंबर को राउंड करना है वो नंबर यहाँ पे होगा, और जिस मल्टीपल के पास हमें राउंड करना है वो हमें सिग्निफिकेंस से मिल जाता है। यहाँ पे भी ये पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, इक्वल्स टू सीलिंग 2.5 और 1। तो 1 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 2.5 के पास है, तो देखो 1 है, 1 के बाद 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 सो ऑन है। तो 2.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो 1 का मल्टीपल तो 3 भी है और 2 भी है, लेकिन ये सीलिंग है, मतलब ये ऊपर की तरफ राउंड होगा, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 2.5 से 3 की तरफ राउंड हो जाएगा। अगर ये होता फ्लोर तो आंसर 2 आता, लेकिन ये अगर सीलिंग है तो 3 पे जाएगा, और अगर फ्लोर है तो 2 पे जाएगा, तो यहाँ पर 3 पे गया है। सिमिलरली यहाँ पर -2.5 और -2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको -2.5 को ऊपर की तरफ राउंड करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ -2 को देखते हुए, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब सीलिंग -2.5 और 2 ये आप देख लीजिएगा। तो बाकी एग्जांपल्स भी आपको देखने ही हैं, मैंने एक बेसिक आइडिया यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ये सब पॉइंट्स आप PDF में रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है फ्लोर 14,4, तो इक्वल्स टू फ्लोर है 14,4, तो 4 का ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो 14 के पास होगा और 14 से छोटा होगा। तो आप जानते हैं 4 के मल्टीपल 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 16 होता है, 20 एंड सो ऑन आगे होते हैं। तो अब ये 14 कहाँ लाई करेगा, ये 14 लाई करेगा इस 12 और 16 के बीच में। तो अब 12 और 16 दोनों ही 4 के मल्टीपल है, लेकिन ये फ्लोर है तो हम छोटे की तरफ आएंगे, मतलब 12 इसका आंसर बन जाएगा। 13 तो होगा ही नहीं, 14 होगा ही नहीं और 10 तो होगा ही नहीं, बिकॉज ये तीनों ही क्या है 4 के मल्टीपल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आप देख के ही कर सकते हैं कि 10, 13 और 14 तो तीनों ही 4 के मल्टीपल ही नहीं है। 12 तो सही है, अगर यहाँ पे 16 होता तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है, बट इस केस में क्या है 12 राइट आंसर है। लेकिन अगर ये सीलिंग होता, अगर ये सीलिंग होता 14,4, तो इस केस में आंसर क्या आता आपका 16 आता, ठीक है। 4 का वो मल्टीपल जो 14 के पास है और इससे बड़ा है, सीलिंग मतलब राउंड अप करना है ऊपर की तरफ, तो वो 16 होता। तो सीलिंग के केस में आपका होता 16 और फ्लोर के केस में क्या होगा 12। आई होप ये क्लियर अब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडो ऑपरेशन इन MS PowerPoint। तो रीडो के लिए क्या होता है Ctrl+Y, Ctrl+Z इज अनडू, ठीक है, और बाकी
आप लोग देख लीजिएगा। कंट्रोल प्लस आर क्या होता है आपका, राइट जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, राइट साइड को अगर आपको जाना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। पैराग्राफ को अगर आपको राइट साइड पे अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस आर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। तो मास्टर व्यू का ऑप्शन में से कौन सा वैलिड नहीं है, नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर और हैंडआउट मास्टर। तो यहाँ पे सभी ठीक है, लेकिन आउटलाइन मास्टर कुछ नहीं होता। एक बार चेक भी कर लेते हैं इसे। देखो यहाँ पर अगर आप आते हैं, देखो ये आपको मिल जाएगा यहाँ, देखो व्यू टैब के अंदर आपके पास मास्टर व्यूज़ हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। तो यहाँ पे कौन सा है, आउटलाइन मास्टर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यही इसका आंसर है। मास्टर व्यू में ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आपको इसका ध्यान देना है। और देखो प्रेजेंटेशन व्यू में कौन कौन से व्यू आ रहे हैं, नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, ठीक है। तो इनको भी आप याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सेल टाइनी चार्ट्स प्लेस्ड इन सिंगल सेल्स आर कॉल्ड। तो सिंगल सेल्स में जो टाइनी चार्ट्स हम प्लेस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन्स, डेटा ट्रे, पाइवट टेबल्स या फिर फिल्टर्स। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइन्स कहते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट टैब में आपको मिलता है ऑप्शन स्पार्क लाइन्स का, ये रहा। और इस तरीके से 3 अलग अलग टाइप की स्पार्क लाइन्स होती हैं, लाइन स्पार्क लाइन, कॉलम स्पार्क लाइन और विन या लॉस स्पार्क लाइन। अब होती क्या है स्पार्क लाइन, देखो स्पार्क लाइन ग्राफ हेल्प्स यू टू अवॉइड द चोर ऑफ क्रिएटिंग अ बिग चार्ट विच कैन कन्फ्यूजिंग ड्यूरिंग एनालिसिस। तो अगर आपको बड़े बड़े चार्ट्स इंक्लूड नहीं करने हैं और सिर्फ छोटे ही चार्ट्स आप चाहते हो तो उसके लिए आप स्पार्क लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्पार्क लाइन बेसिकली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्सेल का ग्राफ है जो आप एक सिंगल सेल में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 3 टाइप के ये होते हैं। देखो लाइन स्पार्क लाइन क्या होता है, लाइन स्पार्क लाइन इन एक्सेल विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स के फॉर्म में होता है, इस तरीके से ये रहा। एंड हाई वैल्यूज विल इंडिकेट द फ्लक्चुएशंस इन हाइट डिफरेंस, ठीक है। तो ये हाई वैल्यू जो है ये फ्लक्चुएशंस को शो कर रही है। नेक्स्ट क्या है, कॉलम स्पार्क लाइन इन एक्सेल विल बी इन द फॉर्म ऑफ द कॉलम चार्ट। तो ये कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट के फॉर्म में रहता है और ईच बार शोज ईच वैल्यू। इसके बाद विन या लॉस स्पार्क लाइन, इट इज मेनली used to show the negative value like ups and downs on the floated cost। तो जो अप वैल्यूज है वो देखो आप वो ब्लू कलर से ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो नेगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पर दिख रही है आपको नीचे की तरफ ऑरेंज कलर से। तो 3 तरीके से हम स्मॉल टाइनी चार्ट्स डाल सकते हैं एक सिंगल सेल के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे टाइप ऑफ स्पार्क लाइन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन वर्ड यू कैन क्रिएट बुलेट्स विद। तो वर्ड में आप बुलेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, नंबर्स के साथ, रोमन न्यूमरल्स के साथ, ऑल ऑफ दीज या फिर लेटर्स के साथ। तो हम ऑल ऑफ दीज के साथ बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वर्ड द स्पेशल सिंबल्स नॉट फाउंड ऑन द कीबोर्ड्स कैन बी फाउंड इन। तो देखो वर्ड के अंदर जो स्पेशल सिंबल्स हैं जो आपके कीबोर्ड पे फाउंड नहीं होते, जैसे कि पाई, एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सिंबल्स आपको कहाँ मिलते हैं, बोथ इक्वेशंस एंड सिंबल्स में। इक्वेशंस में नन ऑफ दीज या फिर सिंबल्स में। तो कहाँ मिलते हैं ये, हमें बोथ इक्वेशंस एंड सिंबल्स में मिल जाते हैं ये वाले स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इन ऑर्डर टू चेक द स्पेलिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन MS पावर पॉइंट वी प्रेस। तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम MS पावर पॉइंट में क्या प्रेस करते हैं, F7, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस L, ऑल्ट प्लस क्लिक या फिर शिफ्ट प्लस F7। तो क्या करते हैं, F7 को प्रेस करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए MS पावर पॉइंट में भी, वर्ड में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टकट की टू ऐड द न्यू स्लाइड इन द पावर पॉइंट इज कंट्रोल प्लस N होगा, कंट्रोल प्लस Z होगा, ऑल्ट प्लस N या फिर कंट्रोल प्लस M। तो इसका आंसर तो आप
कमेंट में ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इनेबल द फिल्टरिंग ऑफ द सेलेक्टेड सेल्स इन द MS एक्सेल, ठीक है। अगर सेलेक्टेड सेल्स पे हमें फिल्टर लगाना है MS एक्सेल में, तो आप किस शॉर्टकट की को यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L को, कंट्रोल प्लस F को, ऑल्ट प्लस क्लिक प्लस L को, या फिर शिफ्ट प्लस F को। तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ठीक है। सिलेक्टेड सेल पर अगर फिल्टरिंग अप्लाई करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरियाज इन अ एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। तो डॉटेड एरिया जो होता है पावर पॉइंट में एम्प्टी स्लाइड पे, वो क्या कहलाता है? टेम्पलेट, प्ले कार्ड्स, प्लेस होल्डर्स या फिर थीम्स। होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। तो थीम्स आपको किस ऑप्शन के अंडर मिलेगी? ट्रांजिशन टैब के अंदर, डिज़ाइन टैब के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर या फिर एनिमेशन टैब के अंदर। होमवर्क क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज सेट एट। तो वर्ड के अंदर डिफ़ॉल्ट जूम लेवल कहाँ पे सेट रहता है? 0% पे, 125% पे, 100% या फिर 1% पे। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C, 100% क्या होता है? डिफ़ॉल्ट जूम लेवल रहता है वर्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अ डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू। तो डोनट चार्ट किसके सिमिलर होता है? बबल चार्ट के, बार चार्ट के, स्कैटर चार्ट या फिर पाई चार्ट के। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर D, पाई चार्ट के सिमिलर होता है डोनट चार्ट। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं एक्सेल में क्या होता है डोनट चार्ट, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा एक्सेल, यहाँ पे आपको रेंज करनी पड़ेगी सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं तो ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है टेम्पलेट है, बहुत सारे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। तो हमने बोला है कि पाई चार्ट और डोनट चार्ट सेम है, तो यस बिल्कुल ठीक बात है। पाई पे आप क्लिक करेंगे तो देखो ये आपका एक पाई चार्ट है, दिस इज़ 3D पाई, दिस इज़ पाई ऑफ पाई, दिस इज़ बार ऑफ पाई एंड दिस इज़ डोनट चार्ट। तो इस तरीके से हम डोनट चार्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस डेटा के लिए, ठीक है। तो ये आपका पाई चार्ट से बिल्कुल सिमिलर ही होता है, एक टाइप ऑफ पाई चार्ट ही कह सकते हो आप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट सिंटेक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो टाइम अगर आपको इंसर्ट करना है एक्सेल के अंदर तो क्या सिंटेक्स होगा? तो इसका आंसर होगा टाइम आर और मिनट, या फिर टाइम आर मिनट सेकंड मिली सेकंड, टाइम आर मिनट सेकंड या फिर टाइम डे आर और मिनट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, टाइम, फिर आप आर डालेंगे, फिर मिनट और फिर सेकंड डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट द क्लिप आर्ट इन द MS वर्ड। तो क्लिप आर्ट आप कैसे इंसर्ट करेंगे MS वर्ड के अंदर? ऐड पिक्चर कमांड, इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड, इंसर्ट फाइल कमांड या फिर इंसर्ट पिक्चर कमांड। किस पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करके हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर पाएंगे? ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर करना। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू राइट अलाइन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करेंगे? कंट्रोल+I, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+J या फिर कंट्रोल+R। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D, कंट्रोल+R है। राइट अलाइन करते हैं कंट्रोल+R से, इटैलिक करते हैं कंट्रोल+I से, इटैलिक करते हैं कंट्रोल+B से, बोल्ड, कंट्रोल+U से, अंडरलाइन, कंट्रोल+Z से करते हैं हम अंडू, कंट्रोल+Y से करते हैं रीडो और कंट्रोल+J से करते हैं जस्टिफाई, ठीक है। कंट्रोल+L से करते हैं लेफ्ट अलाइन और R से करते हैं राइट अलाइन, ठीक है। अब आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ याद हो गई होंगी और कुछ अभी मैं आगे भी डिस्कस करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालाइजिंग स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को एनालाइज करने के लिए इनमें से कौन सा टूल नहीं है? नोट पे ध्यान देना है। मेल मर्ज, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग और सॉर्टिंग। तो देखो व्हाट इफ एनालिसिस भी है, गोल सीकिंग भी है और सॉर्टिंग भी है। इन सब का इस्तेमाल करके हम स्प्रेडशीट को एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मेल मर्ज होता है वो आपका होता है MS वर्ड का एक फीचर, तो उससे हम स्प्रेडशीट को एनालाइज नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर A हाँ ठीक है। नेक्स्ट, इन MS वर्ड 2007 द शॉर्टकट की टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज इज।
फॉन्ट के साइज़ को डिक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में करेंगे। मैं अभी क्लास के एंड में आफ्टर क्वेश्चंस आपको शॉर्टकट कीज़ करवाऊंगी। उन शॉर्टकट कीज़ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा और फिर आप उसी को कमेंट में बताएंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सचुअल मैटर एंड क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज डन थ्रू, ठीक है, टेक्सचुअल मैटर की प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना किसके थ्रू होता है, बैकअप यूटिलिटी, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या फिर DBMS। तो जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स का नाम आ गया इट मीन्स वहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन MS PowerPoint वी प्रेस। तो बोल्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, Shift+B का, Alt+ Shift+B का, Alt+ Click+B या फिर Control+B। तो Control+B का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए वर्ड में भी और PowerPoint में भी। बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू क्रिएट अ बुक मार्क टू असाइन अ नेम टू अ स्पेसिफिक पॉइंट in a document command is available in dash section of the menu bar in MS Word। तो बुकमार्क क्या होता है, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं और रीड करते करते आप किसी पॉइंट पे रुकना चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम आके उसी पॉइंट से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस केस में आप बुकमार्क लगा सकते हैं। तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपको रुकना है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए बुकमार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये वाला कमांड आपको किस मेन्यू बार के सेक्शन में मिलता है, इंसर्ट में, रिव्यू में, रेफरेंसेस में या फिर व्यू में। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे ये वर्ड है, तो इसमें मैं एक बार रैंडम टेक्स्ट डालने के लिए =RAND रैंडम के लिए करती हूँ और इंसर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ तक मैंने पढ़ लिया और यहाँ पे मुझे लगाना है बुकमार्क। तो इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे बुकमार्क पे और यहाँ पे आप नाम देंगे बुकमार्क का। तो मान लीजिए मैं देती हूँ मार्कर, ठीक है, मैंने यहाँ मार्कर कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया और इसे बंद कर दिया। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कहीं पर और मुझे याद आया कि मुझे ऊपर जाके एक बार चेक करना है, फिर मैं भूल गई मैंने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था। तो इसके लिए सिंपली आप जाएंगे इंसर्ट में बुकमार्क पे और फिर आपका जो मार्कर है वो यहाँ पे आ रहा होगा, बुकमार्क का नाम, उस पर क्लिक करके आपको गो टू पे क्लिक करना है। जैसे गो टू पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप जो आपका मार्कर है वो वहीं पर आ गया। देखो यहीं पर आ गया ना, जहाँ से आपने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो ये होता है फ़ायदा बुकमार्क का। अब देखो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ पिक्चर्स इन MS PowerPoint डैश कमांड इज यूज्ड। अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है पिक्चर्स के सेट से तो किस कमांड का यूज़ करेंगे, क्विक स्टाइल्स, शेप फिल, शेप इफेक्ट्स या फिर फोटो एल्बम। तो देखो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंसर्ट पे आप जाओगे तो फोटो एल्बम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप सेट ऑफ पिक्चर्स का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1-2 क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट कीज़ और डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटो एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सम ऑफ द सिलेक्टेड सेल इन MS Excel। तो यहाँ पे ये ऑटो सम की ही बात कर रहा है। सिलेक्टेड सेल का सम निकालने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो ऑटो सम के लिए हम यूज़ करते हैं Alt+= शॉर्टकट की का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। देखो एक बार हमने परफॉर्म भी किया था इसको अभी प्रीवियस क्लास के अंदर। देखो यहाँ मान लो हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं, अब देखो इसको सिलेक्ट किया आपने और फिर क्लिक किया ऑटो सम पे। तो देखो ऑटो सम पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है Alt+= आंसर आ गया। और देखो Alt+= इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखी आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसे भी कवर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डैश फीचर ऑफ MS Word हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। MS Word में लिस्ट क्रिएट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, वर्ड आर्ट का, स्केलिंग का, बुलेट्स एंड नंबरिंग या फिर वर्ड रैप का। तो लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग का, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज़ को। शॉर्टकट कीज़ के बाद फाइनली आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा
और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक सी हैश और पाइथन को कवर करेंगे MCQ के साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट की को डिस्कस करना। वैसे आपका पूरा जो MS ऑफिस है वो कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर से आप 5 to 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इस पर काफ़ी फोकस कर रही हूँ। तो अब शॉर्टकट कीज़ देख लेते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करना। फास्टली करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। देखो फर्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस डिलीट्स वर्ड टू लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाला वर्ड डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस बैकस्पेस का, और अगर कर्सर के राइट वाले वर्ड को डिलीट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करना पड़ेगा। चेंज करना है अगर फॉन्ट तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। क्विकली अगर क्रिएट करनी है बुलेट लिस्ट या बुलेट पॉइंट तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। अगर आपको राइट साइड वाले वर्ड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट, और अगर लेफ्ट वाले वर्ड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट। अगर आपको पैराग्राफ में डाउन आना है तो कंट्रोल प्लस डाउन, और अगर अप जाना है पैराग्राफ में तो कंट्रोल प्लस अप। अगर डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, और अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, अगर आपको करेक्टर से फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अब यहाँ पे ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो। इंक्रीज अगर करना है फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, मतलब मान लो अगर 20 है फॉन्ट साइज 21 करना है, इंक्रीज करना है 1 पॉइंट से तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और अगर डिक्रीज करना है 1 पॉइंट से मतलब 20 से अगर आपको 19 करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये, और ये आपको होमवर्क मैंने दिया हुआ है आज की क्लास का। कंट्रोल प्लस B करते हैं बोल्ड करने के लिए या फिर टॉगल करने के लिए, मतलब बोल्ड को हटाने के लिए, बोल्ड को लगाने के लिए कंट्रोल प्लस B प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस C करते हैं कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस E करते हैं सेंटर में अलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस D करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस I करते हैं इटैलिक के लिए। कंट्रोल प्लस J करते हैं जस्टिफाई के लिए। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस L करते हैं लेफ्ट अलाइन करने के लिए। यहाँ पे लेफ्ट नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा। कंट्रोल प्लस M करते हैं वर्ड के अंदर पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए और पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस Q करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस R करते हैं राइट अलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस S करते हैं सेव करने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस Q इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस M इम्पॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस E इम्पॉर्टेंट है, J भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, क्या है, कंट्रोल प्लस T हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस T अंडरलाइन कंट्रोल प्लस U, पेस्ट कंट्रोल प्लस V। अगर आपको क्लोज करना है करंट ओपन डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस W, कट करना है कंट्रोल प्लस X, रीडो कंट्रोल प्लस Y, अंडू कंट्रोल प्लस Z। अब यहाँ पे ये सब क्या है, आपकी F1 से लेके F12 है फंक्शन कीज़। तो फंक्शन कीज़ भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, तो इसको आपको याद करना है। सभी फंक्शन कीज़ की फंक्शनैलिटीज़ को आपको याद करना है। F1 क्या होता है, हेल्प के लिए होता है। F2 क्या होता है, मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स। F3 इंसर्ट एंड ऑटो टेक्स्ट एंट्री। F4 रिपीट लास्ट एक्शन। F5 चूज द गो टू कमांड। F6 गो टू नेक्स्ट पेन और फ्रेम। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए इंपॉर्टेंट है। F8 एक्सटेंडर सिलेक्शन। F9 अपडेट सिलेक्टेड फील्ड। F10 एक्टिवेट द मेन्यू बार। F11 गो टू द नेक्स्ट फील्ड। F12 सेव एज कमांड के लिए। अब इम्पॉर्टेंट है, F12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ भी एक कीज़ होती है, शिफ्ट F1 स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प और रिवील फॉर्मेटिंग के लिए। शिफ्ट प्लस F2 कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट। शिफ्ट प्लस F3 चेंज द केस ऑफ द लेटर्स। ठीक है, शिफ्ट प्लस F4 रिपीट अ फाइंड और गो टू एक्शन। शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है, मूव टू अ प्रीवियस रिवीजन। शिफ्ट प्लस F6 गो टू द प्रीवियस पेन और फ्रेम। शिफ्ट प्लस F7 चूज द ट्रेजर्स कमांड। शिफ्ट प्लस F8 श्रिंक का सिलेक्शन। शिफ्ट प्लस F9 स्विच बिटवीन अ फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट। शिफ्ट प्लस F10 डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेन्यू। शिफ्ट प्लस F11 गो टू द प्रीवियस फील्ड। इसके बाद थोड़े से ही हैं, शिफ्ट प्लस F12 चूज द सेव कमांड। ठीक है, सेव कमांड नॉट सेव एस।
इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट प्लस F5 रिस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज ऑल्ट प्लस F5 से होता है। और अगर ऑल्ट प्लस F4 की बात करें तो क्विट करना है अगर वर्ड को, तो ऑल्ट प्लस F4 दबाते हैं, या फिर करंट एप्लीकेशन को क्विट करने के लिए भी आप ऑल्ट प्लस F4 दबा सकते हो। ऑल्ट प्लस F3 क्रिएट एन ऑटो टेक्स्ट एंट्री, और ऑल्ट प्लस F1 गो टू द नेक्स्ट फील्ड। इसी के साथ यहाँ पे सभी शॉर्टकट कीज़ ख़त्म होती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जो है मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दी है। फंक्शन कीज़ में इंपॉर्टेंट F1 रहता है, F3 रहता है, F4 रहता है, F7 और F12, ठीक है। बाकी मैंने अधिकतर मार्क कर दी हैं, तो आपको इन वाली स्टार मार्क शॉर्टकट कीज़ को तो अच्छे से याद करना ही करना है, और बाकी भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शॉर्टकट कीज़ याद रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके चांस होंगे एग्जामिनेशन में सही आंसर मार्क करने का, ठीक है। तो इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे C#, और इसके बाद पाइथन को हम कवर करेंगे MCQs के साथ। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं लर्नर सारथी पे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पेपर करेंगे और उसमें आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे और टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस ही करने अभी हमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।